नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमा भाग 2 में। तो भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता संबंधित है। तो चलिए नागरिकता देखते हैं हम लोग। तो नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। तो आपको याद रखना है जो भाग 2 है नागरिकता, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 5 से 11 तक आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर नागरिकता की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी है? एकल या एकहरी नागरिकता का प्रावधान। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। वहीं पॉइंट की बात करें तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधी जो प्रावधान थे उससे संबंधित है। तो पहला पॉइंट है इसका, उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 5 के तहत जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो। तो याद रखना पहला पॉइंट क्या है? उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा पॉइंट है उसके माता पिता का जन्म भी कहाँ हुआ हो? जन्म भारत में ही हुआ, उस आधार पर भी उसे मिल सकता है माता पिता के जन्म के आधार पर। तीसरा पॉइंट है संविधान लागू जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था से 5 वर्ष पहले ही भारत में रह रहा हो। चलिए अगला अनुच्छेद है 6वां हमारा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यानी अनुच्छेद 6 कहता है वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए थे तो उन व्यक्तियों की नागरिकता के क्या अधिकार होंगे, कैसे दी जाएगी, वो बात की गई। तो पहला पॉइंट है जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हो। दूसरा पॉइंट है 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में आया है पाकिस्तान से तो उस व्यक्ति को परमिट के आधार पर, किसके? परमिट के आधार पर 6 माह बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर बात करें अनुच्छेद 6वां और अनुच्छेद 5वां, ये वर्तमान में लागू नहीं किए गए हैं। ये अनुच्छेद तत्कालीन प्रभाव को बनाने के लिए किए गए थे। अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। तो पहला पॉइंट है इसका, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए किंतु भारत वापस आ गए नागरिक। अगर भारत वापस आ जाएं तो अगर उन्हें नागरिकता चाहिए तो कैसे दी जाएगी? तो 6 माह बाद पंजीकरण कराना होगा उन्हें। तो जो अनुच्छेद 7 ये कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे किंतु वापस भारत आ गए हैं तो अगर उन्हें नागरिकता चाहिए, अगर वो डेट क्या है 1 मार्च 1947 के बाद वापस आए तो उन्हें 6 महीने बाद का पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद ही उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो यह अनुच्छेद भी समाप्त कर दिया, वर्तमान में इसका कोई कार्य नहीं है। अनुच्छेद 8 की बात करें तो यह अनुच्छेद भी आज़ादी के समय भारत के बाहर जन्मे बच्चे या व्यक्ति जो किसी कारणवश विदेश में रह रहा था उसके लिए बनाया गया था। किंतु नोट है कि यह अनुच्छेद अभी भी लागू है। तो आपको याद रखना जो अनुच्छेद 8 है ये अभी भी वर्तमान में लागू है। एग्जाम्पल है राजदूतों के बच्चे, विदेश में रह रहे एनआरआई अप्रवासी भारतीयों के बच्चे। तो जो राजदूतों के बच्चे होते हैं और विदेश में रह रहे एनआरआई के बच्चे होते हैं तो उन्हें जो नागरिकता दी जाएगी वो अनुच्छेद 8 के तहत दी जाएगी। ये आपको याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनआरआई या अप्रवासी भारतीयों को बच्चों को जो नागरिकता दी जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 8 के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो यह अनुच्छेद विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्ति संबंधी प्रावधान है। तो आपको याद रखना है जो अनुच्छेद 9 ये किससे संबंधित है? नागरिकता समाप्ति संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका पॉइंट है भारत में नागरिकता समाप्ति 3 प्रकार से की जाती है। तो याद रखना है जो नागरिकता समाप्ति होती है भारत में उसके आधार कितने? 3 आधार हैं। तो पहला आधार है नागरिकता का परित्याग यानी रेन्यूसिएशन। तो याद इसका पहला पॉइंट है यदि किसी भारतीय द्वारा पूर्ण आयु व क्षमता के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा की जाए। तो क्या कहता है ये? अगर किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पूरी आयु हो जाए, मतलब 18 वर्ष से ऊपर हो जाए और अगर वो मानसिक तौर पे भी मजबूत है, क्षमता है, तो उसकी अगर वह नागरिकता का त्याग कर दे, घोषणा कर दे तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो नोट है ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्तता के तहत रोक लगा सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर रहा है तो अगर उस समय भारत में युद्ध की स्थिति है तो उस समय उसकी नागरिकता पर रोक भी लगाया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा। अगला इसी में पॉइंट है 1 में
नोट है, ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो आपको याद रखना, अगर किसी व्यक्ति द्वारा नागरिकता का परित्याग कर दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति का नाबालिग बच्चे के भी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। किंतु अगर वह बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, अगर वह भारतीय नागरिकता दोबारा लेना चाहता है तो उसे प्राप्त हो सकती है। चलिए अगला पॉइंट है, इसका दूसरा आधार है बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन। तो इसमें किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये जो बर्खास्तगी है ये क्या है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वैसे ही भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। इसका दूसरा बर्खास्तगी उसी में अगला पॉइंट है, यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती है जब भारत सरकार युद्धरत अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान नहीं कर देती है तब तक उसकी जो नागरिकता है वो बर्खास्त नहीं मानी जाएगी। तीसरा आधार है वंचित किए जाने पर यानी डेप्रीवेशन। तो देख लेते, इसमें पहला पॉइंट है, ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, वंचित उसी नागरिक को किया जाएगा नागरिकता से जिसने नागरिकता देशीकरण या पंजीकरण के तहत प्राप्त की हो। दूसरा पॉइंट है, भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो आधार देख लेते, किन किन आधारों पर जो भारत सरकार है भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो पहला आधार है इसका, उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल का, झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छुपाए गए हों। तो जिस व्यक्ति द्वारा देशीकरण व पंजीकरण के तहत नागरिकता प्रदान की गई है, अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, अगर उसमें कोई भी झूठे तथ्य शामिल है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो। मतलब अगर उस व्यक्ति द्वारा हमारे भारतीय संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया गया हो, उसका अपमान किया गया हो, तब भी उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो, अगर ऐसा काम किया जाए तब भी उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। चौथा आधार है, नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष की कारावास। यानी अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण और देशीकरण के 5 वर्षों के अंदर अगर वो कहीं बाहर जाता है और किसी देश द्वारा उसको 2 वर्ष का कारावास दिया जाता है किसी अपराध में, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पांचवा लास्ट आधार है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने पंजीकरण और देशीकरण के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है फिर भी वह भारत में नहीं रह रहा है, भारत के बाद 7 वर्षों से अधिक रह रहा है, 7 वर्षों से बाहर रह रहा है, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नोट है, जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना, अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही भारतीय है तो उसे किसी भी आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती उसको। चलिए अगला अनुच्छेद 10 है, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनके अधिकार बने रहेंगे। ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 है, नागरिकता का कानून संसद द्वारा बनाया जाना। तो आपको याद रखना है, जो भी नागरिकता संबंधी जो कानून बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल जो 2019 में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान लाए गए थे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, वो सारे जो कानून है वो किसके द्वारा? संसद द्वारा बनाए जाते हैं। वो भी संसद में किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा ही नागरिकता संबंधी प्रावधान जारी किए जाते हैं। तो
थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।